Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. एंड गाइस, आज के अपने इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट 14। यहाँ पर हम आपके 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस प्रूव होंगे। आपके जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है ये आपका 20 to 30 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है। और अब आप देख सकते हैं कि आज आपका 1 सितंबर हो गया। इट मीन्स यू डोंट हैव मच टाइम। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ाइए, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो टाइम रहते ही सॉर्ट आउट हो सके। सो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। आज जो हम अपने सेशन में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ये हर बार की तरह आपके PYQ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इनका एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट फोटो ब्लीडिंग मीन्स। देखिए, एक बार हमने इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका सॉल्व किया था जिसका आंसर क्या था, फोटो कटिंग था। लेकिन वहाँ पर हमने क्या रखा था, क्वेश्चन था फोटो क्रॉपिंग मीन्स। ठीक है, तो वहाँ हमने रखा था कि फोटो क्रॉप में क्या करते हैं, फ़ोटो को कट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोटो ब्लीडिंग मीन्स। अब फोटो ब्लीडिंग का मतलब क्या है, फोटो क्रॉपिंग है, फोटो प्लेसमेंट है, फोटो कटिंग है, फोटो कलर एडजस्टमेंट है। तो ना ही तो क्रॉपिंग है ना ही कटिंग है। ब्लीडिंग का मतलब क्या है, ब्लड। ब्लड से आप क्या समझते हैं, रेड इन कलर। यानी कि बात किसकी हो रही है यहाँ पर, ब्लड से आपका माइंड एकदम से रेड कलर पे जाता है, यानी कि कलर आपको पकड़ना है। तो जो फोटो ब्लीडिंग का मतलब होता है वह होता है आपका फोटो कलर स्टेटमेंट, यानी फोटो का जो कलर होता है उसका एडजस्टमेंट करना। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाइल डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी फीड फॉरवर्ड स्टडीज़ आर कंडक्टेड बाय। जब कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन किया जाता है तो जो फीड फॉरवर्ड स्टडीज़ होती है वो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, आपके ऑडियंस के द्वारा, कम्युनिकेटर के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा। तो बात आ रही है कम्युनिकेशन की, और क्या है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो जो आपका फीड फॉरवर्ड स्टडी होगा वो आपके किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, कम्युनिकेटर के ही द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन किसके द्वारा होगा, आपका कम्युनिकेटर के द्वारा होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन विच लैंग्वेज द न्यूज़पेपर्स हैव हाईएस्ट सर्कुलेशन। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और तमिल, इन चारों भाषाओं में से न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन होता है, यानी कि किस भाषा में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर आपके सर्कुलेट होते हैं या फिर किस भाषा में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर आपके बांटे जाते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको लर्न करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़पेपर आपके सर्कुलेट होते हैं वह होते हैं आपके हिंदी में, क्योंकि अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी राजभाषा है, क्योंकि राष्ट्रभाषा तो कोई है नहीं। ठीक है, जो राजभाषा का दर्जा है वह हिंदी को दिया गया है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वह भी आपकी हिंदी ही है। तो क्या है, हिंदी को जो हमारे जनसाधारण के लोग हैं वो
ईज़िली समझ पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ने का जो उनका मोटिव होता है वो अपने आसपास क्या हो रहा है यही जानना होता है। इसको वह कब जानेंगे, जब वहाँ वो जो भी इस इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन उनकी लोकल लैंग्वेज में होगी। तो इसलिए जो ज़्यादातर हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं हिंदी भाषा में सर्कुलेट होते हैं, जैसे कि आपका अमर उजाला है, आपका दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, ठीक है। तो इस तरह से और भी हमारे काफ़ी न्यूज़पेपर्स हैं जिनको किस में सर्कुलेट किया जाता है, हिंदी भाषा में सर्कुलेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट एस्पेक्ट रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन इज। अब आपसे पूछा है कि जो आपकी टीवी स्क्रीन होती है इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वह कितना होता है, ठीक है। तो ये रेशियो आप याद ही करेंगे, आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक बार आप जानेंगे और उसके बाद आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा कि टीवी स्क्रीन का जो एस्पेक्ट रेशियो रहता है आपका ये रहता है आपका क्या 4:3, 3:4, 2:3 या फिर 2:4। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, आपका 4:3 जो है ये आपके टीवी स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो रहता है। यानी कि आप क्या समझ सकते हैं कि 4:3 रेशियो रहता है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो रहता है वह आपका क्या रहता है 4:3 रहता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज़ नोन एज। ये देखिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप खुद से ही कम्युनिकेट करते हैं, आपस में ही खुद में ही बात करते हैं, तो वो आपका कैसा कम्युनिकेशन कहलाता है। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुके थे कि आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जब बात खुद से हो रही है तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कब होता है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वह आपस में कम्युनिकेट कर रही होती। इस केस में जो कम्युनिकेशन होता वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता। लेकिन यहाँ कोई कमेटी की बात नहीं की गई है, सिर्फ इतना कहा है कि यहाँ पर वार्तालाप खुद से ही हो रहा है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं तो वहाँ खुद से बात करके कोई डिसीज़न नहीं लेंगे। वहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं आपको सबसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप कोई डिसीज़न ले पाते हैं। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कहलाता है। ये तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। अब आपका आ जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कब होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हों, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसलिए ये भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जब आप खुद से बात करते हैं तो ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द टर्म साइट स्टैंड्स फॉर। जो टर्म होता है SITE, ये आपका किसके लिए स्टैंड करता है। अब आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या, सैटेलाइट इंडियन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट है, सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट है, या फिर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीचर एजुकेशन है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल TV एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज़ द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अब आप इस सीक्वेंस को एक बार ऑब्जर्व करेंगे और फिर आपको ये इसका आंसर करना है। अब आप देखिए ये जो सीक्वेंस है ये एज इट इज़ क्वेश्चन आपका किसी और ईयर में, मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीट हुआ है, ये आपका PYQ क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी आपका एक ईयर में आ चुका है। हमने अपना एक प्रीवियस सेट यहाँ पर डिस्कस किया तो उसमें एज इट इज़ सेम क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है सीक्वेंस में, एक सिंगल नंबर में भी एज इट इज़ क्वेश्चन है बिल्कुल। तो फिर इसको हम एक बार देखते हैं, आप पैटर्न देख के समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। 2 × 2 + 1 = 5,
अब 5 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, 9 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 19, 19 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 37 and 37 into 2 plus 1 is equals to 75. So the correct answer for this question is option number C. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट लेटर जो है वह पता लगाना है इस सीरीज़ का। तो आप जब इस सीरीज़ को लिखेंगे तो हम देखेंगे MNO, यहाँ आपका आएगा NO, फिर आया आपका P, फिर आपका आता है PQR और फिर आता है आपका S, फिर आपका आता है TU और फिर आता है आपका V, यानी कि अब क्या आएगा आपका WX और फिर क्या आएगा Y। तो यही हमारा यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट यहाँ पर आपसे कहा है कि अगर 3, 6, 7 का मतलब है आई एम हैप्पी और 7, 4, 8 का मतलब है यू आर सैड। तो आपको 4, 6, 9 का मतलब है हैप्पी एंड सैड। तो अब आपको एंड के लिए इस कोड में कौन सा नंबर यूज़ हुआ है उसका पता लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप अब कॉमन नंबर देखेंगे। यहाँ पर देखिए 6 नंबर 4 नंबर दोनों में है और ये 4 और 6 नंबर यहाँ पर भी है। इधर हैप्पी है और इधर सैड है और यहाँ हैप्पी और सैड दोनों है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि जो आई है ये आपका 3 के लिए है, हैप्पी आपका 6 के लिए है और ये एम जो है ये आपका 7 के लिए है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख लीजिए, यू जो है आपका 7 के लिए है, सैड जो है आपका 4 के लिए है और ये जो आर है ये आपका 8 के लिए है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, सीक्वेंस कैसे आपको समझ में आ रहा है। 3, 6, 7, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जो पहला वर्ड है जो भी आपका सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला है। फिर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वो आपका थर्ड वाला है, फर्स्ट वाला ना होके हेल्पिंग वर्ब थर्ड वाला है। और जो आपका ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट आपका सेकंड वाला है। तो इस तरह अगर हम देखें तो नंबर आप देख लीजिए कि 6 नंबर किसके लिए है, हैप्पी के लिए है, ठीक है। फिर 4 नंबर किसके लिए है, सैड के लिए है। तो अब इस 4, 6, 9 में से 4 क्या हो जाएगा आपका, सैड हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। आपसे बोला हैप्पी एंड सैड, यानी कि एंड क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज एनिमल, मैन, हाउस, बुक एंड स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये जो क्लासिफिकेशन है एनिमल की, मैन की, हाउस की, बुक की, स्टूडेंट की, तो ये इसका बेसिस क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसके बेस की बात करें तो ये क्या आपके डेफिनेट डिस्क्रिप्शन है। तो आपको समझ आइए कि एनिमल अगर हमने बोला तो क्या हमने इसको डिस्क्राइब किया, नहीं। अगर हमने एलिफेंट बोला होता, ठीक है, और हमने इसके बारे में बताया होता कि इसकी ट्रंक होती है, ठीक है, इसके टीथ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ये बहुत बिग होता है साइज़ में, ठीक है, इसके कह सकते हैं फैन लाइक ईयर होते हैं, ठीक है। तो
ये जब हम बताते तो ये इसका एक डेफिनेट डिस्क्रिप्शन होता कि ये डिस्क्रिप्शन किसका है, एलिफेंट का है। हम इस डिस्क्रिप्शन को लॉयन पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है इस एनिमल के लिए। अगर यहाँ मैन के लिए हम एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम बात करते और हम बताते कि वो हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनके बारे में हम जो कुछ बताते वो आपका डेफिनेट डिस्क्रिप्शन होता, तो इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। नेक्स्ट आपके आ रहे हैं प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम अगर वही हमने जैसे अभी बताया कि हम एनिमल की जगह यहाँ पे बोलते एलिफेंट, तो अब यहाँ पर एक बात बताइए, जब एनिमल मैंने बोला तो आपका दिमाग कहाँ गया? जिसको जो एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद होगा या फिर जिसके टच में जो एनिमल सबसे ज़्यादा होगा उसी के बारे में सोचा होगा। इस एनिमल से आपके माइंड में डॉग भी आ रहा होगा, कैट भी आ रहा होगा, किसी ना किसी के माइंड में काऊ आ रहा होगा, बुफेलो आ रहा होगा। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स के बारे में आप सोच रहे होंगे जब हमने एनिमल कहा, ठीक है। तो प्रॉपर नेम अगर हम सिर्फ एलिफेंट बोलते तो आप सबसे पहले किसके, तो आप अगर हमने एलिफेंट लिखा होता तो क्या आप लॉयन के बारे में सोचने लगते? आपके माइंड में एकदम किसकी इमेज बन जाती? एलिफेंट की। अगर मैं बोलती गॉड, एक मिनट, बोलते लॉर्ड शिवा, जब लॉर्ड शिवा बोलते तो क्या आप कृष्ण जी के बारे में सोच लेते? नहीं, किसके बारे में सोचते? लॉर्ड शिवा के बारे में ही सोचते। आपको तुरंत उनकी इमेज आ जाती है कि उनके गले में जो है वो स्नेक है, सर पे चांद है, गंगा बह रही हैं, ठीक है, कैलाश पर बैठे हैं, ऐसी इमेज आपको एकदम से शो हो जाती। तो ये क्या है? आपके प्रॉपर नेम है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए ऑप्शन कट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज होता है, यानी कि किसी भी मुहावरे के थ्रू कुछ बताया जाए, तो ये भी यहाँ नहीं है। लेकिन अब बात आ रही है कॉमन नेम की, कि आप जब बात, मैंने भी बताया कि जब आप एनिमल बोल रहे हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे एनिमल्स आ रहे हैं। जब आपने मैन बोला तब यहाँ पर आपको फीमेल भी समझ में आया और मेल भी समझ में आया, और इसी मैन में आपने चिल्ड्रन को भी समझा, ठीक है। तो इंसानों की अगर बात हुई तो ये सब आ गए, और तो ये हमारा क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो जो हमारे करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या है? आपका कॉमन नेम सही है, क्योंकि स्टूडेंट हम गर्ल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, बॉयज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। कोई बड़ा पर अगर आपके किसी के फादर भी स्टडी कर रहे होते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, और उसका बच्चा भी प्ले स्कूल में जा रहा होता है, तो उसका जो बच्चा है वो भी स्टूडेंट है और उसके फादर भी स्टूडेंट हैं, तो ये क्या है? आपका एक कॉमन नेम है, ठीक है। बुक की अगर बात आ रही है तो यहाँ हर तरह की बुक आ रही है, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनसीईआरटी, आपकी कॉमिक, आपका स्टोरी बुक्स, सारी बुक्स, ठीक है, के ग्रंथ वगैरह भी सब इसी में आ रहे हैं। तो ये क्या है? आपके कॉमन नेम्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द कॉइन वैन फ्लिप्ड नेक्स्ट टाइम विल कम अप टेल्स। यहाँ पर असर्शन में ये कहा गया है जब कॉइन को अगली बार उछाला जाता है तो टेल आता है। रीज़न ये है कि बिकॉज द कॉइन वॉज फ्लिप्ड 5 टाइम्स इन अ रो, कि जो कॉइन है उसको एक रो में 5 बार उछाला जाता है और हर टाइम हेड आ रहा होता है, तो अगली बार फिर टेल आएगा। तो अब आपको इनमें से ये बताना है कि क्या असर्शन ठीक था और क्या उसका रीज़न जो यहाँ पे दिया गया वो सही था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़, क्या दोनों ही सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर ए और आर दोनों फॉल्स हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए बात यहाँ हमें कोई भी डेटा प्रोवाइडेड नहीं है कि जिस डेटा को देखकर हमने बोला कि कॉइन को अगली बार अगर हम फ्लिप करेंगे तो वो टेल ही आएगा। ये तो एक तरह की प्रोबेबिलिटी, एक संभावना है, यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आप इसको फ्लिप करोगे तो टेल ही आएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपने अपने माइंड से लगाया, तो ये क्या है? कंफर्म नहीं है कि टेल ही आए। ज़रूरी है क्या कॉइन आप अपने मन से उछाल सकते हो? तो कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ये आप लक पे निर्भर करता है। जब टॉस होता है, आपके क्रिकेट मैच जब होता है, जब टॉस होता है तो वहाँ पर क्या पता होता है कि दोनों टीम्स में से किसको पहले बैटिंग करनी होगी, क्या करना होगा? टॉस, तो जिसके फेवर में आ जाए, जिसका लक अच्छा हो, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन रहेगा तो ए हमारा डाउटफुल है, हमें नहीं पता नेक्स्ट टाइम क्या आने वाला है। आर जो है वो सही है। आर में ये कहा गया है
कि हाँ चलो 5 बार जो है वो हेड आया था, जब उछाला गया, तो ये तो कहीं की बात ही होगी, ठीक है, एक आपका फैक्ट ही होगा। लेकिन फिर आर जो है वो सही तो है, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन इज अ सिस्टर ऑफ इज। अब जो रिलेशन होगा सिस्टर ऑफ का वो क्या होगा, क्या नॉन सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए इज अ सिस्टर ऑफ लग रहा है, यानी कि कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इफ द प्रोपोजिशन, अगर यहाँ पर प्रोपोजिशंस जो हैं इनमें देख लीजिए आप, वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स, यहाँ आ गया जो वेजिटेरियंस होते हैं वो मीट नहीं खाते, ये गलत है। तो इनमें से कौन सा इन्फेरेंस जो है वो सही होगा। अब आपको कोड चूज़ करना है। यहाँ देखना है कि कुछ वेजिटेरियंस हमारे मीट ईटर होते हैं, मीट खा लेते हैं, सारे ही वेजिटेरियन मीट खा लेते हैं, ये डाउटफुल रहेगा, या फिर कुछ वेजिटेरियन जो है वो हमारे मीट नहीं खाते हैं, ये सही रहेगा, या फिर कुछ वेजिटेरियन हमारे मीट नहीं खाते हैं, ये डाउटफुल रहेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट थी वेजिटेरियन और नॉट मीट ईटर्स, कि जो वेजिटेरियन होते हैं वो मीट नहीं खाते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कि कुछ वेजिटेरियंस जो होते हैं वो मीट ईटर होते हैं, कुछ वेजिटेरियन मीट खा लेते हैं, ये बात सही है। दूसरी, सारे वेजिटेरियंस मीट ईटर्स होते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये डाउटफुल रहेगी बिल्कुल। और कुछ वेजिटेरियंस हमारे मीट ईटर्स नहीं होते, तो ये बात बिल्कुल सही है। कुछ वेजिटेरियन मीट नहीं खाते, कुछ वेजिटेरियन मीट खा लेते हैं, लेकिन कहा जाए कि सारे वेजिटेरियन मीट खा लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, ये डाउटफुल है। तो जो करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारा 1 2 3 है, और ये 1 2 3 हमारी किस कोड में है, तो इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. Next, move towards our next question, and this question says that determine the nature of the following definition. Poor means having an annual income of rupees 10,000. आपको नेचर पता लगाना है इस डेफिनेशन का। यहाँ ये कहा गया है कि जो पुअर है, जो पुअर मीन्स जो गरीब है, इसका जो मतलब होता है वह ये है कि जिसकी सालाना जो इनकम होगी वो 10,000 होगी, वो गरीब होगा। ठीक है, तो ये परसुएव है, प्रिसाइजिंग है, लेक्सिकल है या फिर स्टिपुलेटिव है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए वो क्या है, प्रिसाइजिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर आपसे पूछा है इनमें से कौन सा एक आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। ठीक है, इफ़ टुडे इज ट्यूसडे टुमारो विल बी वेडनेसडे। अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होगा, इस पर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं आज ट्यूसडे तो कल फ्राइडे होगा, बिल्कुल नहीं, है ना। एक तो क्लियर सी बात है बिल्कुल कि अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होगा। नेक्स्ट, सिंस टुडे इज ट्यूसडे टुमारो विल बी वेडनेसडे। यहाँ पर ये है कि अगर आज ट्यूसडे होता तो कल वेडनेसडे होता। राम इंसल्टेड मी सो आई पंच्ड हिम इन द नोज। राम ने मेरी इंसल्ट की तो मैंने उसको नोज में मार दिया। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आपने उसको नोज में क्यों मारा, उसने आपकी इंसल्ट की, आप इग्नोर कर सकते थे, मारने की आपको क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पे दो लोग आर्ग्यू कर लेंगे। राम इज़ नॉट एट होम, राम घर पे नहीं है, सो ही मस्ट हैव गॉन टू टाउन। किसी ने कहा कि वो घर पे नहीं है तो वो शहर गया है, क्यों शहर गया, आप इस पर भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। कोई कह सकता है नहीं वो शहर तो नहीं गया है, वो तो गांव में ही है, वो खेत पर गया है, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन हमारे बी में भी आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, सी में भी हो जाएगा, डी में भी हो जाएगा, लेकिन हमारे ए में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। अगर आज ट्यूसडे है तो कल डेफिनेटली वेडनेसडे होगा ही होगा। इस सेंटेंस पे कौन आर्ग्यूमेंट कर सकता है, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज़्यादा खराब, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कम होगा, वही यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर सकता है। इसके पास अपना सेंस है प्रॉपर, तो वो इस पे आर्ग्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेन डायग्राम इज अ काइंड ऑफ डायग्राम टू। अब जो वेन डायग्राम होता है वो एक तरह का डायग्राम होता है। देखिए वेन डायग्राम पर हम काफ़ी बार क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर रहे थे, लेकिन हम आपसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया कि वेन डायग्राम किस तरह का डायग्राम होता है।
तो यह आपका एक ऐसा डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट करता है और असेस करता है एलिमेंट्री इन्फरेंस के ट्रुथ को एक बूलियन अलजेब्रा क्लासेस की हेल्प से, या फिर ये रिप्रेजेंट करता है और असेस करता है वैलिडिटी को एलिमेंट्री इन्फरेंस के विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा ऑफ क्लासेस, या फिर ये रिप्रेजेंट करता है लेकिन असेस नहीं करता एलिमेंट्री इन्फरेंस की वैलिडिटी को, या फिर ये असेस करता है लेकिन रिप्रेजेंट नहीं करता। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है और असेस करता है वैलिडिटी को एलिमेंट्री इन्फरेंस के बूलियन अलजेब्रा क्लासेस के हेल्प से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इंडक्टिव लॉजिक स्टडीज द वे इन विच अ प्रीमिस में, तो वो क्या है आपका, सपोर्ट एंड एंटेल अ कंक्लूजन, नॉट सपोर्ट बट एंटेल अ कंक्लूजन, नीदर सपोर्ट और नॉर एंटेल अ कंक्लूजन, सपोर्ट अ कंक्लूजन विदाउट एंटेलिंग इट। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, कि सपोर्ट करता है कंक्लूजन को बिना एंटेल किए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स, सम आर्ग्यूमेंट्स वाइल नॉट कम्प्लीटली वैलिड आर ऑलमोस्ट वैलिड, का है कुछ आर्ग्यूमेंट्स या तो मतलब जबकि कम्प्लीटली वैलिड नहीं होते लेकिन फिर भी वैलिड होते हैं। साउंड आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका इनवैलिड हो सकता है, ठीक है, या फिर कोजेंट आर्ग्यूमेंट जो होगा वो प्रॉब्ली गलत उसका निष्कर्ष निकलेगा, या फिर स्टेटमेंट आपकी सही या गलत हो सकती है। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका इस क्वेश्चन के लिए दैट इज़ कि जो कोजेंट आर्ग्यूमेंट है वो आपका प्रोबेबली फॉल्स कंक्लूजन दे सकता है और स्टेटमेंट आपकी सही और गलत बिल्कुल हो सकती है। तो 3 और 4 इज़ करेक्ट एंड इट इज़ हेयर इन कोड ऑप्शन नंबर डी। Next move towards our next question and it is if the side of a square increases by 40%, अगर किसी भी स्क्वायर की साइड को 40% बढ़ाया जाएगा तो जो एरिया निकलेगा स्क्वायर का वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए, चार साइड होती हैं स्क्वायर की, एक साइड अगर 40% बढ़ा दी जाएगी तो फिर उसका एरिया जो है वो 96% जो है वह इंक्रीज करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देयर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल। यहाँ बोला है कि अगर एक हॉल में 10 लैम्प हैं, ईच वन ऑफ दैम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, अगर हर जो है वो अपने आप से ही जल जाता है तो द नंबर ऑफ वेज इन विच हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड इज, तो कितने तरीक़ों से जो है हॉल वो जगमगा सकता है। तो बात है कि 10 लैम्प प्रेजेंट हैं हॉल में और वो अपने आप से ही जल जाते हैं। तो इस केस में ये जो इल्यूमिनेशन होगा ये आपका कितनी बार होगा, 1023 बार होगा। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज थी लेकिन ऑप्शन सेम ही था, 10 ही पूछे गए थे। आप हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 300 बिगिन और एंड विद 2। यहाँ पे पूछा है कि कितने नंबर्स 100 और 300 के बीच में 2 से स्टार्ट होंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 110। आप काउंट कर लीजिएगा, 110 निकलेंगे आपके, 201, 202, 203 से आप देखेंगे तो। नेक्स्ट इज इन अ कॉलेज हैविंग 300 स्टूडेंट, एक कॉलेज में 300 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट जो है वो रोज़ 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है एंड एवरी न्यूज़पेपर इज़ रीड बाय 60 स्टूडेंट, और हर न्यूज़पेपर 60 बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है। तो जो नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर हैं रिक्वायर्ड है, तो कितने न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट यहाँ रहेगी, तो इट इज़ एग्जैक्टली 25 न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, टोटल CO2 एमिशन होता है फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स से, वो 5 MMT है। पाई चार्ट में आपको दिया है कि जो परसेंटेज है CO2 के एमिशन का वेरियस सेक्टर में ऐसे है। अगर हम थर्मल पावर सेक्टर की बात करें तो 35% है, डोमेस्टिक सेक्टर में 15, 20% कमर्शियल सेक्टर में और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 30% है। अब आपको इसके बेसिस पे आंसर देना है
कि एब्सोल्यूट CO2 एमिशन जो होगा डोमेस्टिक सेक्टर से वो कितना होगा। तो एब्सोल्यूट CO2 एमिशन डोमेस्टिक सेक्टर से आपका 0.7 MMT होगा, 75। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट CO2 एमिशन क्या होगा कंबाइंड थर्मल पावर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 3.25 MMT। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन मोबाइल फोन्स। अब इनमें से आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल फोन्स में यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप किस मोबाइल फ़ोन में यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।